Hello learners, welcome back to Pedagogy Point, and today we are going to understand an important as well as simple topic, that is the socialization process, its agencies and perspective. So without any delay, let's start our topic. What is socialization? Socialization is lifelong and continuous process through which individual acquires the norms, values, behaviors and important role for the participation in the society. In this stage, in this process, an individual learn how to deal with social world and its problems from the age of infancy to death. सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें कि एक पर्सन अपने मूल्य, संस्कार और व्यवहार और अपना जो उसका रोल है सोसाइटी में उसमें रहने के लिए, उसके पार्टिसिपेशन के लिए वो सीखता है। और इस सोशल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उनसे कैसे डील करना है वो अपनी पूरी ज़िंदगी, एंटायर लाइफ में, यानी कि पूरी ज़िंदगी में सीखता है। दूसरा, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, यानी कि एंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी सीखता है। सोशल इंटरेक्शन में क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे मतलब कि हम अपना रोल सीखते हैं। जो भी डिफरेंट सोशल सेटिंग्स हैं, कहीं पे कुछ रोल है, कहीं पे कुछ रोल है, कहीं पे कुछ काम है दूसरा, तो उसमें एडेप्टेशन हर एक ग्रुप के अकॉर्डिंग। अगर जैसे मान लीजिए हम अपने ऑफिस में हैं तो हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, घर पे हैं तो उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो क्या है कि एक डाइवर्स सोशल सेटिंग्स जो हैं उनमें हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझ डेवलप करता है। इसलिए ये सोशलाइजेशन होता है। और इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ की एजेंट्स होते हैं इसके, जिसमें सबसे पहले है फैमिली। देखिए की एजेंट्स क्या हैं? एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन की जो हमें हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। वो फैमिली हो जाएगी, स्कूल, पीयर्स और जो भी हमारे आसपास की चीज़ें जैसे नेबर्स हो गए, सारी चीज़ें की एजेंट्स ही हैं इस प्रोसेस की। तो इसीलिए इन एजेंट्स को लेके हमने क्या किया कि इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन जो है इसके जो एजेंसीज़ हैं, इसकी जो एजेंसीज़ हैं हमने उनको एजेंट्स के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को कर दिया प्राइमरी और एक को कर दिया सेकेंडरी। एक क्या मतलब आगे भी देखते हैं किस बेसिस पे ये अलग हुए हैं। द फैमिली सर्व्स एज द प्राइमरी एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें फैमिली एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल रोल प्ले करती है। ठीक है, फाउंडेशनल रोल प्ले करती है, यानी कि बेसिक। जब जो भी कोई इन पर्सन होता है सबसे पहले वो जब इस दुनिया में आता है तो किससे इंटरेक्ट करता है? फैमिली से इंटरेक्ट करता है। तो ये जो है एक प्राइमरी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट है सोशलाइजेशन का, जो हमारे किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की नींव रखता है। तो अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात होगी तो फैमिली ही आएगा। इसके साथ कुछ अगर लगा हुआ है तो आप ऑप्शन देख के उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी एजेंट की बात चल रही है तो फैमिली ही होगा। अब ये रोल क्या प्ले करती है? फाउंडेशनल लर्निंग, यानी कि सीखने की नींव रखती है। पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, या और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो फर्स्ट टीचर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जो उन्हें लैंग्वेज सिखाते हैं, कल्चरल ट्रेडिशन सिखाते हैं, कोर वैल्यूज सिखाते हैं, और जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में रहने के मॉरल एथिक्स हैं, सारी चीज़ें हैं वो सब सिखाते हैं। और उनके पर्सपेक्टिव को, यानी कि वर्ल्ड को देखने के नज़रिए को भी शेप करते हैं, कि जो बचपन से बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है वैसा ही आगे जाके उसके दिमाग पे असर पड़ता है। तो इसलिए इस समय में जो अच्छी चीज़ें होती हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए तो हम उस समय कहते बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, गंदी बात या गलत बात, इस तरीके से कह के उन्हें टोकते हैं ताकि उनके दिमाग में ये बात जाए, उनके नज़रिए में जाए कि ये करना गलत है तो या ये करना सही है। तो यहाँ पे एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है, गर्ल और बॉय वाली। तो बचपन से बच्चों के बीच में ये भेदभाव नहीं डालना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करता है
बच्चे की इनिशियल जो व्यूज़ होते हैं सोशल एस्पेक्ट को लेके, किसी के कलर को लेके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस बिलीव्स या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रोल्स को लेके। तो ये क्या है कि बच्चे के नज़रिए को भी इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली मेम्बर्स। इसके बाद वो क्या होता है, अब आगे जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो पीयर्स और स्कूल से करता है। तो अगले जो हमारे की एजेंट्स हो जाएंगे सोशलाइजेशन के, वो स्कूल और पीयर्स। इसमें इन दोनों का क्या काम है, स्कूल का काम है फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, पीयर्स का भी बहुत इन्फ्लुएंस है, और इन दोनों का ही काम क्या है कि ये इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देते हैं, यानी कि स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि ये एक एकेडमिक नॉलेज बड़े बच्चे की उस पर असर करता है, उसको डेवलप करता है, और जो भी सोशल स्किल्स हैं उनके भी जो कोऑपरेशंस हैं। सोशल स्किल मतलब क्या है कि अगर कोई भी बच्चा ग्रुप में है तो क्लास में वो लड़ते झगड़ते भी हैं, तो हम उन्हें एक टीम दिखाते हैं कि दिस क्लास इज़ नॉट ओनली क्लास, दिस क्लास इज़ अ टीम। आप क्लास 5th के बच्चे क्या हैं मान लीजिए, तो सब आप एक टीम है, तो आपको एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, साथ में पढ़ना है, साथ में खेलना है, साथ में खाना है, डिसिप्लिन में रहना है, रिस्पेक्ट करनी है अथॉरिटीज़ की, अथॉरिटी फिगर जैसे कि टीचर हो गए या और जो भी प्रिंसिपल हो गए, डायरेक्टर हो गए, इन सब की रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन, और अपने आप को टाइम टेबल से चलाना, मतलब सारी चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन में यहाँ दिखाते हैं। और जो भी आगे जाके उनके जो सोसाइटी में रोल रहने वाले हैं कि जो भी अपना करियर चूज़ करें उसमें, या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में। पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है कि इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप करने में, और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी अपने रोल को आइडेंटिफाई करने में। और ये दोनों ही क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस को फोस्टर करते हैं। स्कूल और पीयर इंटरेक्शन दोनों ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप इंडिपेंडेंस। और जो भी फैमिली के बाहर की चीज़ें हैं, वैरायटीज़ हैं बाहर सोसाइटी में, आप देखते हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो जो वैरायटी है उन सबको अडॉप्ट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल एजुकेशन और पीयर इन्फ्लुएंस। जो फाउंडेशन होती है वो फैमिली रखती है, फाउंडेशनल लर्निंग जो होती है, नींव जो रखी जाती है वो फैमिली रखती है। उसके बाद जो धीरे धीरे सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है वो स्कूल तक जाती है, स्कूल से पीयर्स तक जाती है, बढ़ती रहती है। फिर और क्या क्या है, मीडिया रीच है, रिलीजियस गाइडेंस है। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो न्यूज़ के सारे चैनल्स खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिया का कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो सभी आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और जो भी हमें डाइवर्स आइडियाज़ मिल रहे हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि पूरी देश विदेश सबकी जानकारी, सबके आइडियाज़ मिलते हैं, और फिर हम अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। तो ये भी एक सोशलाइजेशन की प्रोसेस में पार्ट है, लेकिन ये आएगा किस में, ये दोनों ही मीडिया रीच और रिलीजियस गाइडेंस, ये दोनों किस में आएंगे, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। ये दोनों सेकेंडरी में आएंगे। प्राइमरी में केवल क्या रहेगा, फैमिली मेम्बर्स। प्राइमरी मतलब सबसे पहला जो हुआ, बेसिक जो हुआ, तो वो तो फैमिली थी, तो प्राइमरी में केवल फैमिली आएगी। और मीडिया और रिलीजन हो गया, नेबर्स हो गए, और स्कूल हो गया, पीयर्स हो गए। पीयर्स यहाँ पे साबुन नहीं है, सोप नहीं है, ये आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो हो गई जिनसे हम सीखेंगे, जिनसे हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस होगी, आगे बढ़ेगी, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होंगी, ठीक है। रिलीजियस गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी कम्युनिटी बिलोंग कर रही है उसकी क्या कल्चरल ट्रेडिशन है, और वो उसमें सही बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि कल्चरल वैल्यूज़ के नाम पे, अपने धर्म, अपने रिलीजन के नाम पे कुछ भी चीज़ आप प्रमोट करने लगें। कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, गलत चीज़ तो किसी धर्म में प्रमोट नहीं होती। जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान का केस हम देख सकते हैं, तो उसमें वो अपने धर्म के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि किसी को भी
हर्ट करके अपने धर्म को प्रमोट करो। तो जो प्रॉपर रिलीजियस गाइडेंस होना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो सोशलाइजेशन प्रोसेस। और ये सेकेंडरी है, ये एजेंट्स जो हैं सेकेंडरी हैं। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन को समाजीकरण कहते हैं। मैं स्टार्टिंग में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना भूल गई। समाजीकरण, तो यहाँ पे क्या है कि समाज शास्त्र का क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है समाजीकरण पे। फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू, सिंबलिक इंटरेक्शनिस्ट व्यू। इसमें ये थोड़े थोड़े फिलोसफिकल व्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन क्या सोचता है। कुछ लोग सोशल प्रोसेस को फंक्शन की तरीके से देखते हैं, कुछ इसको कॉन्फ्लिक्ट व्यू, और कुछ जो प्रोसेस होती हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होती हैं। तो फंक्शनल व्यू में क्या है कि इस प्रोसेस में मानने वाले लोगों का क्या है कि ये मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है। तो फंक्शनिंग क्या है कि इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने कोई डिवाइस बनाई घर पे, उसमें आपने 4 चीज़ें ऐड की, उनका सबका अपना अपना रोल डिसाइड कर दिया, तो आपकी वो डिवाइस वर्क करने लगी। मान लीजिए उसमें से कोई भी एक चीज़ काम करना बंद कर गई, तो आपकी डिवाइस पे असर पड़ेगा ना। तो ऐसा ही आपकी अपनी सोसाइटी में ले लीजिए, जो 4 लोग हम लोग कहते हैं समाज के 4 लोग, एवरीवन इज़ वन ऑफ देम। हर किसी के लिए वो 4 लोग कोई और हैं, पर हम लोग जो हैं उन्हीं 4 लोगों में से हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन करना होता है स्मूथ फंक्शन होता है, यानी कि हमें अपना रोल पता होना चाहिए और उसे स्मूथली परफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए स्कूल में क्या क्या सिखाते हैं कि डिसिप्लिन सिखाया, मॉरल एथिक्स सिखाए, जिससे कि आगे जाके उसे अपने रोल में दिक्कत ना हो और वो सोसाइटी में रहने के लिए क्या चीज़ें आनी चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग और पढ़ा लिखा ह्यूमन बीइंग की तरीके से बिहेव करे, फंक्शन करे। वरना तो फिर आप समाज से बाहर हो जाओगे। अगर समाज में रहना है तो आपको उसके तरीके से फंक्शन करना पड़ेगा। दूसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट व्यू, इसमें क्या है इनइक्वलिटी के बारे में बात की है। इनइक्वलिटी ज़्यादातर यहाँ पे क्लास और डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस पे और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये सारी जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट व्यू है। तो फंक्शनलिस्ट को हिंदी में बोलेंगे कार्यात्मक दृष्टिकोण, और ये कॉन्फ्लिक्ट वाला कार्यात्मक दृष्टिकोण। और कॉन्फ्लिक्ट व्यू को संघर्षात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स मानते हैं कि जो सोशलाइजेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें पावर को लेके थोड़ी सी पावर और इनइक्वालिटी को लेके थोड़ी सी बात की है उन्होंने, कि जब जहाँ पे लोगों के व्यूज़ मैच नहीं करते या कल्चर मैच नहीं करते, तो अलग अलग वैल्यूज़ जब प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जैसे कि स्कूल में केवल उन्हीं बातों को जोर देकर पढ़ाया जाता है जो शासक वर्ग के लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया या इनडिसिप्लिन हो गया। इनमें इससे गरीब और अमीर बच्चे के बीच की खाई मतलब बनी रहती है। इसीलिए स्कूल में एक ड्रेस भी रखी जाती है जिससे कि जो बच्चे हैं आपस में उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट व्यू अराइज ना हो। थर्ड है सिंबलिक इंटरेक्शनिस्ट व्यू, प्रतीकात्मक अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण।
क्रियात्मक दृष्टिकोण, ये क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। इसमें क्या है कि जो डेली इंटरेक्शन या मीनिंग मेकिंग चीज़ें होती हैं वो इसमें फोकस किया गया उस पर। इसमें क्या है कि सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर पीपल लर्न थ्रू सिम्बल्स, लैंग्वेजेस, यानी कि अपनी कुछ सिम्बल्स और वर्ड्स रख लेते हैं जिनसे खुद का डेवलपमेंट करते हैं। और इट शेप्स अ पर्सनल सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी। ये जो इंटरेक्शंस होते हैं इनसे इंसान की खुद की सेल्फ आइडेंटिटी और उसके सेंसेस और जो भी सेल्फ इमेज है वो इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में हम कह लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स की बात करके उनके हाव भाव देख कर सीखता है कि सोसाइटी में उससे क्या उम्मीद रखी जा रही है, अच्छा बच्चा है कि बुरा बच्चा है। ये जैसे हम दो बच्चे ले लेते हैं, एक थोड़ा बहुत काम करता है, अच्छे से करता है, अच्छे से रहता है, टाइम टेबल फॉलो करता है, डिसिप्लिन में रहता है, हम उसको बोल देंगे गुड बॉय। हमने क्या कर दिया, उसको एक सिंबल दे दिया गुड बॉय का। दूसरा है वो देर से सो के उठ रहा है या फ़ोन चला रहा है या ऐसे काम नहीं कर रहा है जो सोसाइटी में हम लोग मानते हैं। ज़्यादातर जिस दिन घर पर देर से उठो डांटी पड़ती है, तो ये मतलब कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती देर से उठना, देर से इरेगुलरिटीज़ जो होती है हमारे डेली रूटीन में। वैसे ये ठीक भी है, डेली रूटीन फॉलो करना तो सोसाइटी क्या, वो तो हमारी हेल्थ के लिए ही होता है। तो इसको क्या कह दिया हमने, इसको बोल दिया बैड बॉय, कि बैड बॉय हो क्या, ऐसे वर्क काम करते हो, ऐसे नहीं, देखो इसको देखो ऐसे काम किया करो। तो इसको हमने सिंबल रख दिया गुड बॉय का, इसको बैड बॉय का। तो अब क्या है कि ये अपने आप को सोसाइटी में वैसे ही देखेगा कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मैं एक बुरा बच्चा हूँ। तो अब ये इन दोनों का ही डेवलपमेंट इसी धारणा को लेके होने लगेगा। नेक्स्ट है हाउ सोशलाइजेशन शेप्स अस। जो समाजीकरण है वो किस तरीके से हमें बनाता है, यानी कि सोसाइटी में रहने लायक प्रिपेयर करता है। अब आप देख लीजिए सोसाइटी में तो जानवर भी रहते हैं, है ना, पेट डॉग्स हैं, मंकीज़ हैं, काऊ हैं, मतलब बहुत से लोग रहते हैं, पर सबको ह्यूमन बीइंग नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो हम ही लोगों के अंदर हैं। तो जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी हम ही लोग कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे बनाता है, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है और ये ज़रूरत भी है हमारी यहाँ रहने के लिए, जिससे कि हम अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर पाते हैं और ये हमारे एक्शंस और जो अलग सोसाइटी के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं उनमें भी हेल्प करता है। सबसे पहले जैसे कि देख लेते हैं रोल एक्विजिशन। हमारा रोल क्या है ये बताएगा। जब धीरे धीरे हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस में आते हैं, फैमिली हमें कुछ हमारे रूल्स बताती है और फिर जब हम स्कूल में आते हैं तो हमें एक स्टूडेंट का ठप्पा लगा दिया जाता है, तो हम स्टूडेंट की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद जब हम अपनी जॉब में जाते हैं तो अपने करियर प्रोफाइल के हिसाब से वर्क करने लगते हैं और जो भी रोल हमें मिलते हैं वो सभी हम रोल अच्छे से एक्वायर करते हैं और उन्हें परफॉर्म करते हैं, यानी कि उन्हें ग्रहण करते हैं। जो भी रोल हमें मिला है उसको हम, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि चिल्ड्रन की तरीके का रोल, स्टूडेंट के तरीके का, वर्कर का रोल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो हर कोई होता है, भले वर्कर हर कोई ना हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो हर कोई होता है। ये रोल तो एक सबको मिला हुआ रोल है और सबको अडॉप्ट भी करना चाहिए और उसे अच्छे से कंडक्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, कि सोशलाइजेशन हमें ये रियल और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस बताता है। सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या है
कि यहाँ पे क्या है, जैसे सोशल क्लास हो गया, रेशियल बैकग्राउंड हो गया, यानी कि जाति के बीच के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, उसके कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, या उसका जो भी बैकग्राउंड रह चुका है गरीबी में, अमीरी में, या जो भी चीज़ें हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, मतलब जेंडर भेदभाव है गर्ल और बॉय के बीच में, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं और हमारे डेवलपमेंट में भी असर डालती हैं। चेंजिंग सोशलाइजेशन इन मॉडर्न टाइम्स। पुराने ज़माने को देखते हुए आज के ज़माने में तो बहुत सारे 2025 में अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें, और जो हाईली इम्पैक्टेड हैं वो टेक्नोलॉजी से हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो टेक्नोलॉजी का पड़ा है। जो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, सोशल मीडिया से इंटरेक्शन हो रहा है, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें रीशेप कर रही हैं चिल्ड्रन की लर्निंग को, उनके इंटरेक्शन को, और जो भी उनका पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड को लेके, उनकी सारी बातें चेंज हो रही हैं। आजकल के बच्चे मतलब तुरंत मॉडर्न होने लगते हैं। इसका यूज़ अच्छा है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें तो अच्छा है, और मिसयूज़ करें तो बुरा है। आजकल एडवांस तो हो ही गई है। नेक्स्ट है इवॉल्विंग फैमिली स्ट्रक्चर्स। फैमिली स्ट्रक्चर यानी कि फैमिली के बीच में जो फंक्शनिंग होती है वो भी आजकल मॉडर्न हो रही है, और जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। जो पुराने तरीके तौर तरीके थे वो सब किसकी तरफ आ रहे हैं, मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बिहेवियर, लोगों के बोलने का तरीका, लोगों के रहने का तरीका, सब कुछ मॉडर्न हो गया है। समरी देख लेते हैं। समरी में क्या था, सोशलाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्यों। सोशलाइजेशन जो है वो किसी भी पर्सनल डेवलपमेंट और सोसाइटी में अच्छे से वर्क और फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये एक लाइफ लॉन्ग और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो हमें सोशल वर्ल्ड और उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे डील करना सिखाता है, और इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट फुल्ली एंड मीनिंगफुली इन सोसाइटी। और ये हमारी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी और जो भी सोशल स्किल्स हैं उन सबको बनाता है, डेवलप करता है, और सोशलाइजेशन इनेबल्स एजुकेटर टू इफ़ेक्टिवली सपोर्ट। जो ये एजुकेटर्स जो भी हैं उन्हें भी सपोर्ट करता है ताकि वो अपने जो भी स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, जो भी उनके आसपास के बच्चे हैं, उनके हॉलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें और उनमें हेल्प कर सकें। ये यहाँ पे कुछ हमने प्रीवियस क्वेश्चन डाले हैं, इनको मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं रखा है। एमसीक्यू जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी तो सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये बस एक रिवीजन की प्रोसेस में है, इस वजह से यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले। इनको आप एक बार ट्राई करके देखना, और ट्राई करना कि आप इनको 2 मार्क्स में के जितना लिख पाओ। अगर आप इतना इनका आंसर लिख पा रहे हो यानी कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। समाजीकरण की प्रक्रिया में फैमिली का क्या रोल है, ये आप मतलब 2 मार्क्स में जितना लिखते हैं ना 5 to 6 लाइन्स, उतना आप लिख के देखिए। अगर आप उतना लिख पा रहे हैं यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नेम 2 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन अदर देन फैमिली एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। तो फैमिली से हटके जो सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं ये आपको पीडीएफ में पीछे दिखे थे, तो आपको याद आ गए होंगे, और उनके इम्पोर्टेंस। थर्ड है हाउ डज पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान जो पीयर ग्रुप है वो सोशलाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उस पर प्रभाव डालता है, ये थोड़ा सा लिख के देखिए। और एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो था सोशलाइजेशन का, उसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करके देखिए। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना, उसका एग्जाम्पल लिखना, बस 4-5 लाइन्स हो जाएंगी।
इतना अगर आप कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक उसके बारे में 3-4 लाइन लिख पा रहे हैं, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सो लेट मी नो in the comment section answer of these questions, and thanks for watching.